फ्रांस के सम्मानीय महामंत्री संगठन और हमारे अत्यंत ही सम्मानीय और पुराने मित्र गोलोक बिहारी राय जी, सह महामंत्री संगठन विक्रमादित्य जी, और इस कल से जितना मैं देखा हूँ इस कार्यक्रम को, क्योंकि जब एजीएम की मीटिंग होती है तो काफ़ी बोरियत वाली मीटिंग होती है, लेकिन उसको भी अपनी कुशलता से रोचकता बनाकर उसको संचालित करने वाले सरदार जसवीर सिंह जी और यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं वो सब अपने अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के बाद अनेक उपलब्धियां प्राप्त करते हुए समाज और देश का काम करके यहाँ पहुँचे हैं। तो आप सबको सादर प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य आरंभ करूंगा। बहुत लोगों को मैं जानता हूं, इसलिए सब लोग मान लें कि मैंने सबका संबोधन कर दिया है। पहले तो मुझे बताया गया था कि आपको इंद्रेश जी के साथ बोलना है, तो फिर मैंने सोचा फिर तो मेरी भूमिका होगी जैसे कोई मुख्य नेता बोलता है तो उसकी सभा के पहले सभा को जमाने के लिए कुछ कवियों को बुलाते हैं, कुछ व्यंगकारों को बुलाते हैं, तो मेरी वही भूमिका होगी। मैंने सोचा कुछ तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, चलो आराम से काम निकल जाएगा, बोलना तो उन्हीं को है। तो उसी रूप में मैं वहां आ गया था। लेकिन अब हुआ कि नहीं, ये समारोह वक्तव्य देना है और इतने शानदार, मैं तो 3 दिन नहीं था, लेकिन जो कुछ भी मैंने सुना है यहाँ अलग अलग विषयों पर इतनी गंभीर चर्चा हुई, भविष्य के लिए कुछ कार्यक्रम बने हैं, कुछ प्रस्ताव पारित हुए हैं, कुछ जिम्मेवारियां मिली हैं और कुछ संकल्प भी व्यक्त किया गया है। तो जाहिर है कि थोड़ी बहुत जिम्मेवारी बढ़ जाती है, लेकिन चूंकि ज्यादा गंभीरता से बात हो रही है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि बड़ा काम करने के लिए हम हास्य और व्यंग से दूर रहें। दुनिया में कहीं नहीं कहा गया है कि हाँ, हम अगर सीमा पर युद्ध लड़ रहे हैं तो बिल्कुल गंभीर होकर और क्रोध में ही, अगर क्रोध में सैनिक चलाएगा ना, उसका भी जो निशाना चूकता है, वहां भी मन को शांत रखते हुए शीतलता से फिर तय करना पड़ता है। शरीर में गोली लगी हुई है, खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी मन को शांत और मुस्कुराते भाव से कि अब अंत समय में मुझे क्या करना है। तो इसलिए मुस्कुराना सबसे आवश्यक है। फ्रांस का संगठन जब से बना है, अब मैं शुरुआत वहीं से करूंगा क्योंकि व्यक्तिगत बातचीत नहीं करता। मेरा और गोलोक जी का जो रिश्ता है करीब 43-44 वर्ष का हम लोगों का साथ है। मेरा प्रथम वर्ष, इनका द्वितीय वर्ष एक ही साथ हुआ था, लेकिन उस प्रथम वर्ष में भी बहुत परेशान करते थे हमको। खाने जब मैं बैठता था तो कभी कभी दाएं दाबो और हम लोग भागते थे इनसे। बहुत कम उम्र में प्रचारक बन गए, तहसील प्रचारक बन के आ गए थे। फ्रांस बना हूँ तब से मैं कोशिश करता रहा कि एक बार तो मुझे बुला लीजिए, अरे एक बार तो बुला लीजिए मुझे कभी, लेकिन कभी नहीं। सूचनाएं आ जाएंगी लेकिन आने की अनुमति नहीं है। विक्रमादित्य जी, उस दिन भी मैं गया, ऑफिस में गया कि भाई इस बार तो मैं आने ही वाला हूं। हालांकि मेरे पास संसद का अधिवेशन चल रहा है, बिल्कुल समय नहीं है। तो मेरे सामने शर्त रखी गई, आप लोग तय करिए। शर्त रखी गई कि आपका प्रवेश तभी होगा जब आप अपना आने जाने के किराए के साथ मेरा भी किराया उसमें ऐड करेंगे आने जाने का, तभी आपके आने का तय होगा। तो फिर मैंने इनको बोला, भाई मैं तो सह संगठन मंत्री हूँ, मैं इसमें सह, तो मैंने कहा भाई मेरे लिए जो सह होता है ना वो तालाब स वाला शह हो जाता है। जितने सह होते हैं ना, सबसे ज्यादा शह उसी को मिलता है, इसलिए आपका ही सहयोग हमको चाहिए। तो मैं तो किसी प्रकार से मैंने घुसपैठिया ना कहलाऊं, इंट्रूडर्स ना कहलाऊं, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। तो ये आप मत समझिए कि मैं बुलाया गया हूँ, मैं स्वयं आया हूँ यहाँ। और कोई भी, जैसे जानकी वल्लभ शास्त्री ने एक बार कहा कि मैं खिलौने दे के फुसलाया गया हूँ, तो मुझे खिलौना भी नहीं दिया, लेकिन लास्ट में कम से कम इतना तो इन्होंने गमछा तो दे ही दिया है। अब यह है कि भाई जो इंट्रूडर्स हैं, घुसपैठिए होते हैं, उनको तो आप ट्रांजिट कैंप में रखते हैं, फिर वहां से, लेकिन शरणार्थी होता है उसका कार्ड बन जाता है, उसको भी इस देश का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है ना। क्योंकि हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिए, अगर कोई विदेशी भी हमारे देश में है तो वो मौलिक अधिकार उसके लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। ये गलत फहमी नहीं, केवल भारत के नागरिक, हमारी सीमा में अगर है तो वो मौलिक अधिकार उस पर भी लागू होता है। तो उस नाते मेरा भी कुछ मौलिक अधिकार होगा यहाँ, वो आगे तय करेंगे। और तीसरी बात मैं कह दूं, मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन मैं मीडिया का व्यक्ति न था, न हूं, न कभी होने वाला हूं।
मेरी पत्रकारिता जो है वो एक लक्ष्य के लिए रही है। मैं जीवन में कुछ करना चाहता था, हमारे देश की मेरे दिमाग में एक कल्पना थी और दुनिया की भी कल्पना थी कि हमारा देश और दुनिया कैसा होना चाहिए। अपना संपूर्ण जीवन उसके लिए लगा है और यहाँ उसके अलावा भारत और हिंदुत्व के अलावा कुछ आता ही नहीं है। कुछ आना भी चाहे तो ऐसे सील लगा के मैं रखता हूं कि अब आने ही नहीं दो, उस सील से बाहर जाता ही नहीं। तो मेरी जो पत्रकारिता रही वो लक्षित पत्रकारिता रही है। लेकिन कई बार यह है कि हम बाएं दाएं भी कुछ चीजें करते हैं पत्रकार होने के नाते। अगर पत्रकार नहीं हूं तो दिन में 3-4 डिबेट में नहीं बैठूंगा। इतने अभी बैठा हुआ हूं, 4-4 मैसेज है कि इस पर बाइट बना दीजिए, कानून पर बना दीजिए। तो उस माध्यम से भी आप अपनी बात कहते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और एक ताकत होती है कि सड़कों पर निकलता हूं तो बड़ा आनंद आता है, 100 लोग फोटो खिंचाने लगते हैं। तो फिर जब कुछ बोलता हूं तो लगता है कि हाँ कुछ किया है। तो इसलिए मैं पत्रकार हूं। तो जब आपने कहा परामर्शदात्री समिति, तो फिर मैंने कहा पहले इनका मुंह सूख गया, आपने कहा चलो घोषित कर दो। इंद्रेश जी यहां से गए हैं और यही समय है। ये जो आपका संगठन है फैंस, अब मैं देख रहा हूं, पहले सोचता था सुरक्षा में है, जरा ध्यान में दीजिए, इसमें कोई विषय छोड़ा है क्या आपने? इसमें जागरण भी है, राष्ट्र सुरक्षा भी है, सांस्कृतिक सुरक्षा भी है, सोचिए इसमें विकास भी है। तो इसमें बचता क्या है? इसके अलावा काम करने के लिए इस धरती से आकाश तक पूरे ब्रह्मांड का कोई चीज बचता है क्या? अब वो सबसे बड़ा लक्ष्य लेके आए हैं दिव्य भारत का, जो हम लोग पहले से ही पढ़ते रहे। मैं आगे उस पर बोलूंगा अभी थोड़ा सा, हालांकि उन्होंने समय सीमा बांध दी है और मेरा अपना मानना है कि बहुत ज्यादा समय सीमा में दुनिया में कोई बड़े काम नहीं हुए। आप दुनिया के जितने बड़े बड़े इतिहास देखेंगे, घड़ी देख करके काम करने वालों ने बहुत इतिहास की रचना कभी नहीं की है। और सुनो ऐसा है तो चार्ज निकलेगा जब देश बनाने बैठे, होटल वाले को भी जोड़ लेंगे, भाई तू भी हमारे बन जा। हम लोग आप साथ चले हैं, गांव में घुसे हैं, कहीं किसी के पास भोजन नहीं है, 4 लोगों के घर में गए, 50-100 लोगों का भोजन भी हुआ है। रात में, ठंडी रात में लोगों ने ठहराने की व्यवस्था की है, सुबह माला पहना के स्वागत भी किया है। हम लोग आगे बढ़े हैं, काम करते रहे हैं जीवन में इसी रूप में। इसलिए वो तो घबराहट जीवन में रही नहीं है कि कैसे काम करेंगे, और ऐसे ही कार्यकर्ता को होना ही चाहिए। हम लोगों ने भी अपने जीवन में ऐसे ही देखा। जिस समय हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं वो शायद हमारी आपकी जानकारी में नहीं, इतिहास के समय की सबसे कठिन समय है, चुनौती का। जैसे अभी इंद्रेश जी कह रहे थे मीडिया से बच के रहना। जैसे पुराने हम लोग अपनी कथाओं में पढ़ते हैं कि पहले के जमाने में राक्षस और असुर होते थे, वो माया पैदा करते थे। जैसे रावण ने मृग मरीचिका बना दिया, सीता जी फंस गई, स्वयं ब्राह्मण। उसी प्रकार से इस समय संपूर्ण दुनिया में अलग अलग प्रकार के राक्षस सब पैदा बने हुए हैं, जो अलग अलग तरह से मृग मरीचिका और माया पैदा करते हैं, और हम सब उसमें भटकते रहते हैं। ये विषय आ गए, ये चुनौतियां आ गई है, भटकते रहते हैं उसमें। और इस समय का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो विश्व व्यवस्था कहते हैं, ये विश्व व्यवस्था मतलब विश्व अव्यवस्था का इससे बड़ा परिचायक नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश और कोई भी नेता ऐसा खड़ा ही नहीं हुआ जो बताए कि दुनिया को किस दिशा में जाना चाहिए। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कहा गया कि हिस्ट्री एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत हो गया है, अब संपूर्ण विश्व में जो है नई विश्व व्यवस्था कायम होगी। पहले रोनाल्ड रेगन का भाषण हो रहा था, फिर उसके बाद जॉर्ज बुश ने बड़ा भाषण दिया था एक, कि कैसे विश्व व्यवस्था में दुनिया में उदारवाद, लोकतंत्र चलेगा, और वो चीजें अब खत्म हो गई है। आज की परिस्थिति यह है, इस समय की परिस्थिति यह है कि इस समय कोई भी एक देश भी खड़ा होकर के, और जो विश्व की संस्था है यूनाइटेड नेशन, वो वर्ल्ड का एक एनजीओ बन के रह गया है। ये एनजीओ के अलावा कुछ नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जब 1-2 बार यूनाइटेड नेशन के लोग मेरे साथ डिबेट में बैठते हैं, क्या है ये सब एनजीओ है, इनकी कोई ताकत है ही नहीं, बनाया वो सब तो खत्म हो गया है। तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े एनजीओ जो इनसे बड़ा काम जाके कर लेंगे। आज भी भारत दुनिया के पीस कीपिंग में सबसे ज्यादा सैनिक दुनिया में भेजता है, सबसे बड़ा योगदान हमारे यहाँ, आप वहां बना के बैठे हुए हो। तो इसीलिए कह रहा हूं कि दुनिया को दिशा देने वाला कोई नेता नहीं, कोई देश नहीं, जो वर्ल्ड का इंस्टीट्यूशन है वो बिल्कुल दिशाहीन है, बिल्कुल अभी समय कुछ करने की हालत में नहीं है। तो ये एक कठिन समय है। और एक विचारधारा जो दुनिया में आई, क्रांति किया, जो खत्म हो गई विचारधारा, उसमें तो कम से कम एक समर्पण था, एक कमिटमेंट था। उस विचार से हमारी असहमति हो सकती है। मैं माओवादियों के साथ भी, नक्सलियों के साथ भी, सबके साथ बैठा हूं, काम किया हूं, उनके साथ भी बात करता हूं, जंगलों में भी गया हूं और सब विचारधाराओं के साथ काम किया हूं। लेकिन इस समय दुनिया में एक नियो
कम्युनिस्ट सब पैदा हो गए हैं, जिसको हम अल्ट्रा सोशलिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट कहते हैं, वो हमारे देश में भी काम कर रहे हैं। पहली बार लंबे समय बाद इस बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जन शब्द हम लोग भी प्रयोग करते रहे हैं, पीपुल्स, जन लोग। लेकिन इस बार जिस तरह से इस देश के विपक्ष के नेता ने, मैं इस मंच पर ज्यादा बोलूंगा नहीं, एक बार इंद्रेश जी बोल गए थे तो जरा समस्या पैदा हुई, इसलिए मैं राजनीति पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, अलग बोलता रहता हूं। लेकिन जिस ढंग से वो जन जन शब्द आया है वो बिल्कुल, और मैं पिछले 3 सालों से कह रहा हूं कि जितने इस देश के और दुनिया भर के अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट हैं, वो इस समय जब भारत एक उठ के खड़ा हुआ है, क्योंकि ये समय मैं आपको बता रहा हूं कि ये समय शायद भारत के इतिहास में, 2000 सालों के इतिहास में इससे शानदार समय, और दुनिया भर के हिंदुओं के लिए इससे शानदार सिर उठाकर जीने वाला समय। हिंदू जब मैं कहता हूं तो भले लोग करो, मैं मानता हूं कि हिंदुओं से जुड़े हुए जितने धर्म है उसमें सिख, जैन, ईसाई सब उसमें मैं मानता हूं, ईसाई नहीं, सिख, बौद्ध, जैन सारे उसमें शामिल है। उठ के खड़ा होने का ऐसा समय कभी नहीं रहा है। और एक ब्रिटेन में एक नेता जो है प्रधानमंत्री बना, जो बजाबता संसद में खड़ा होकर बोला कि मुझे गर्व है कि मैं अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार शासन चलाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारा धर्म ही हमको सिखाता है कि समाज के छोटे से छोटे आदमी की कठिनाई क्या है और दूसरे धर्मों का हम कैसे आदर कर सकते हैं। उसी प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में एक खड़ा हुआ था विवेक, उसने भी कहा, लेकिन उसने कहा कि अब मैं, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो गए हैं तो मैं अपने को वापस लेता हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर दुनिया का कहीं से भी रास्ता निकलना है, और अमेरिका जो अपने राष्ट्र भाव को भूल गया है, अपने कर्तव्य को भूल गया है, उसको कहीं से रास्ता मिलेगा तो वो हिंदू धर्म और हिंदुत्व से ही मिल रहा है। लेकिन हमारे देश में जब हिंदुत्व और हिंदू की बात आज भी होती है तो उसको एक फासिस्ट और वो सब कह दिया जाता है। अभी ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका के संसद में 2 बड़े सम्मेलन हिंदुत्व पर हुए हैं, 2-2 दिनों का, और दोनों पार्टी के लोग उसमें आए हैं। और अमेरिका की एक प्रांत, जॉर्जिया प्रांत ने हिंदुत्व पर एक बहुत बड़ा जो है प्रस्ताव पारित किया है। और पहली बार इतिहास में ब्रिटेन में, पहले केवल इस्लाम के लोग जो है चुनाव में अपना एजेंडा देते थे कि भाई हमारी ये मांग है। फर्स्ट टाइम जो संगठित होके और वहां के हिंदुओं ने जो एजेंडा दिया, बहुत अच्छी चर्चा चली है कि उसमें किसी रिलीजन का विरोध नहीं है, विशेष मांग नहीं है, हम समाज और दुनिया देश को कैसा चाहते हैं, ये बात आई है। तो ये जो समय रहा, लेकिन अब समस्या ये है कि वो जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट आ गए, उनका कोई कमिटमेंट नहीं है। उनका तो एक कमिटमेंट था कि हम क्रांति करेंगे, सत्ता पर जाएंगे और समाज को बदलेंगे, उससे हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन वो एक कमिटमेंट था, लोगों ने जान दिया। इनका कोई कमिटमेंट ही नहीं है। और जिन लोगों को इस देश की जनता ने, दुनिया ने नकार दिया, वो सब इस समय हमारे देश के कुछ मीडिया के लोगों को, कुछ नेताओं को, कुछ परिवारों को ऐसे समझा के गिरफ्त में लिया है कि एक पूरा माहौल जो है, और उस माहौल का असर पड़ गया। आप सोचिए ना कि एक पूरा झूठा नैरेटिव इस देश में कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। जब मैं चुनाव यात्रा पर निकला, दलितों के बीच गया तो मुझे लगा कि अरे ये तो पहुंचा हुआ है, और उसका इस बार के चुनाव पर असर पड़ गया है, उसका खंडन नहीं हो सका। आप सोचिए कितना बड़ा प्रचार तंत्र इसमें नैरेटिव का देश और दुनिया में बना हुआ है। और अमेरिका के बारे में आप मानते होंगे कि पूंजीवादी देश है, सबसे दुनिया के कट्टर वामपंथी, और दुनिया के वामपंथ को पैसे देने वाले, ताकत देने वाले, उनकी दिशा निर्धारित करने वाले आज भी अमेरिका में हैं। वहां कोई अगर रिपब्लिक राष्ट्रपति बनता है तो 4 साल शांति से शासन नहीं कर पाता है। इतने वहां के लेफ्टिस्ट ताकत हैं, जो डेमोक्रेट बाकी हैं कोई और। लेकिन वही जब डेमोक्रेट आता है तो इतने बड़े बड़े पाप कर देता है, लेकिन उस पर वो स्थिति नहीं बनती है। वो मतलब ये समस्या होती है। तो ये इस समय दुनिया भर में इस प्रकार के सब खड़े हो रहे हैं। और चुनाव में आप देखते हैं कि जनता भी भ्रमित होकर कई बार जिन शक्तियों को जिताना है उन्हीं को पराजित कर देती है। किसी किसी देश में आप देखेंगे कि वहाँ जो है विखंडित जो है जनादेश आ जा रहा है। अब इसमें जो है ये फैन जैसे संगठन में इतने लोग जुड़े हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी हम काम करते हैं उस सब का एक लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य क्या है? जैसे अभी गोलोक जी बता रहे थे, इस देश की आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं थी। ये गलतफहमी लोगों ने पैदा किया कि अंग्रेजों को भगाने के लिए थी। गांधी जी को तो बिना जाने हम लोग बहुत गाली देते हैं, लेकिन उनको तो देश मानता था ना, कांग्रेस भी मानती थी। गांधी जी ने कहा कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों को भगाने के लिए अंग्रेजों से नहीं है। 10-20 हजार अंग्रेज यहाँ रह जाए, उनसे हमको कोई समस्या नहीं होने वाली है। हमारी लड़ाई अंग्रेजी सभ्यता से है, यूरोपीय सभ्यता से है, जिसने हमको सभ्यता का गुलाम, हमको मानसिक गुलाम बना लिया है। अगर अंग्रेजों को भी यहाँ रहना है तो जो व्यापक भारतीय सभ्यता है उसको स्वीकार करके यहाँ रहें, कोई समस्या नहीं। लेकिन वो जो लड़ाई थी वो खत्म तो हुई नहीं। अंग्रेज तो हमारे से यहाँ से चले गए,
लेकिन 1947 से लेकर के, और आप देखेंगे कम से कम मैं 1977 तक मानता हूं, फिर बीच का एक खालखंड है। जितना अंग्रेज हमको अंग्रेज नहीं बना सके, उससे ज्यादा हम सब ने बना लिया है। आज जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, वो अंग्रेजों के समय ज्यादा नष्ट हुए, हमने उसको नाश किया। जरा देखिए कहां से कहां पहुंच गए हम, क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारे हम सभी। जो मैथिली शरण गुप्त ने कहा है उसको जरा उचारिए। तो ये परिस्थिति हमारे देश में इस समय पैदा हो गई है। दूसरी समस्या जो इस समय है कि जो इस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, उसमें एक बड़ा वर्ग जो है वो इमोशंस के आधार पर सोचता है। वो बीच का रास्ता उसके पास होता नहीं है, यस और नो में सोचता है। और एकदम अगर गुस्से में आ गया तो अपने ही को बर्बाद कर दो, सोचना ही नहीं है। और भारत के साथ जो दुर्भाग्य रहा है, इतिहास को ठीक से ध्यान में देखेंगे तो कई बार हम जिसको एक लीडर के रूप में कोई खड़ा होता है, कई बार हम उस पर विश्वास करते हैं, उसकी टीम पर विश्वास करते हैं, तो या तो वही भ्रमित हो जाता है, वही थोड़ा बहुत दिशा में गड़बड़ करने लगता है, या उसके साथी जो होते हैं वही लोग उसके किसी न किसी विरुद्ध हो जाएंगे और उसके विरुद्ध होकर लड़ाइयां लड़ देंगे, दुश्मन को भी आमंत्रित कर देंगे, और भारत और ये जो हमारा इतिहास है वो उसका वहीं से नष्ट हुआ है। ये कालखंड आपको इस समय भी फिर दिखेगा। ठीक वैसे ही परिस्थितियां जो इतिहास में बार बार भारत को धक्का लगा है, वो परिस्थिति फिर पैदा हो गई है। ये हमेशा ध्यान रखिए, कोई संगठन है, कोई नेता है, सत्ता है, उसमें संभावनाएं हैं, उसमें क्षमता भी है, लेकिन उसकी सीमाएं भी हैं। किसी भी संगठन, हम जितनी उम्मीद करते हैं उसके साथ उसकी सीमाएं भी होती हैं। और कई बार हम जानते हुए भी कि ये गलतियां हो रही हैं, परिस्थिति में हमको उसी आक्रामकता से समर्थन करना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि हमको ये सोचना पड़ता है कि इसके विकल्प में जो आ रहा है वो क्या है, वो क्या खतरनाक है। लेकिन हमारी विचारधारा में इस पर दूसरी ओर कोई सोचता ही नहीं है। कम से कम ये हुआ है कि देखिए 98-99 वर्ष से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम किया, भारत के अलावा दुनिया में काम किया है। अलग अलग संगठनों में, गायत्री परिवार ने, महेश जोगी की संस्थाओं ने, मुरारी बापू जाके कथा कहते हैं, ये जो रामकृष्ण मिशन ने काम किया है, जो अपने दूसरे अलग अलग संस्थाओं ने दुनिया में काम किया। और धीरे धीरे हमारे यहाँ, जैसे बाकी धर्मों में तो परिवर्तन हो सकता है, तो हमारे यहाँ किसी को हिंदू नहीं बनाना है, उसके जीवन शैली अपने आप बदल जाती है, उसकी सोच और व्यवहार बदल जाती है। इस समय दुनिया में आप देखेंगे तो आपको, जो लोग यात्रा करते हैं, मुझे भी आश्चर्य होता है कि अमेरिका में इस समय विश्व का एक सबसे बड़ा मंदिर बना है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बना है, और उस पर 800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है उस मंदिर को बनाने पर। वो सब मैं अभी आगे जो है कुछ अभियान हम लोग चलाने वाले हैं, तो उसमें उसका उपयोग करेंगे। 8200 किलोमीटर की यात्रा अयोध्या के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अमेरिका में चल रही, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आया कि अयोध्या से हार गए, सबका एकदम जमीन पर सब आ गए, वहां से बने हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो धर्म से तो ईसाई है, लेकिन सुबह उसी प्रकार से उठ रहा है, वो माला जप रहा है, वो मंदिर में आ रहा है, और एक वातावरण दुनिया का उस हिसाब से बदल रहा है। क्योंकि हम किसी को कहते ही नहीं है कि हमारे धर्म में आप आ जाओ, ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमारा उस प्रकार से रिलीजन नहीं है। इसीलिए जो आपका कल प्रस्ताव था उसमें 2 शब्द जरूर चेंज कर दीजिएगा। आपने धर्म का अनुवाद अंग्रेजी में रिलीजन कर दिया है, रिलीजन न, उसको धर्म ही रखिए, और योग को योगा नहीं बोलना है, हाँ वो योग ही होना चाहिए। वो आपके मैंने प्रस्ताव में कल देखा था, तो वो जरूर चेंज विषय करिए। हमको दुनिया के अनुसार बनने की बजाय अपने में ऐसा आत्मविश्वास पैदा करना है कि दुनिया हमारे अनुसार बने। और इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। जिन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य नाटक जयशंकर प्रसाद का पढ़ा है, उसमें एक दंडयान ऋषि का चरित्र आता है। अब आप सोचिए, हमारे यहां अगर आज एक पुलिस आ जाए तो हम डर से कांप जाते हैं। बड़े पुलिस वाला आ जाए, हम कितने भी बड़े होते, एक पुलिस केस हो जाए तो। और सिकंदर जैसा आदमी, तो सिकंदर को किसी ने कहा कि ये पागल साधु, ये क्या लपेटे रहता है, आधा नंगा रहता है, आपको गाली देता रहता है, आपके खिलाफ सबको भड़काता रहता है कि उसको उखाड़ के फेंक दो, उठो लड़ो। तो बोला अच्छा, जासूस सब आके बोलते थे। तो उसको लगा कि ज्यादा सीरियस है, लगातार उसकी रिपोर्ट आ रही थी झेलम के किनारे। तो उसने कहा कि जाओ, अपने सेनापति को भेजा और सैनिकों को भेजा कि जाओ उसको बुला के पहले लाओ। तो वो आया, और वो आया तो देख लिया कि आ रहा है, अपने धुन में साधु जी थे और अपना कुछ बोले जा रहे हैं। सिकंदर, अरे अभी उसने झेलम भी पार नहीं किया, जरा आके देखो। उसको सुना रहे हैं, जिसे हमारे यहाँ बिहार में बोलते हैं कुट्टी कुट्टी काट देंगे, या कुछ उसी प्रकार की भाषा वो बोल रहे हैं कि उसका यहाँ से 100 भी नहीं जाएगा, ऐसे बोल रहा है। सब देखा कौन है, बोला कि सुनिए। दंडयान कहता है कौन? तो मुझे विश्व विजेता सिकंदर ने भेजा है। तो बोला बोलो।
जिसको सुनना होगा सुन लेगा, उसकी ओर देख भी नहीं रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, मैं सेनापति विश्व विजेता करके आया, ये मुझे देख नहीं रहा है। तो उसने कहा कि यार क्या है, देखो नदी की धारा को कहोगे रुकने के लिए रुक जाएगा, हवाओं को कहोगे रुकने के लिए कि रुक जाएगा, सूर्य चंद्रमा की गति रुक जाएगी, तुम बोलो जिसको सुनना होगा सुन लेगा। तो बोला कि विश्व विजेता सिकंदर ने आपको बुलाया है। तो बोला विश्व विजेता? कौन विश्व विजेता? जरा इधर पार करके देखे और उसको बताया कि हमारा देश जो है ना बागछाला पर बैठा हुआ, इधर ऐसे बैठोगे तो इधर विद्रोह हो जाएगा, इधर बैठोगे तो इधर विद्रोह होगा, तुमको चैन से नहीं मिलेगा, मर के यहीं से सब जाओगे, दुनिया जीत लोगे, भारत नहीं जीतोगे। तो बोला कि अगर आप नहीं चलोगे तो आपको हम लोग जबरदस्ती ले जाएंगे। बोले कि मेरे को क्या, मैं तो खुले आसमान के नीचे सोता हूं, नदी की बहती हुई धारा से अंजलि से पानी उठाकर पी लेता हूं, पेड़ के लटके हुए फल तोड़ लेता हूं, मुझे क्या है, तुम मेरे शरीर को ले जा सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं ले जा सकते हो। तो ये जो कल्पना है कि हम शरीर नहीं है, ये केवल हमारे ही धर्म, हमारी ही सभ्यता में है कि हम बार बार जन्म लेते हैं। जीवन क्या है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जैसे गाड़ी रुकी है, हम चलते हैं। तो इस जीवन में नाम धन संपत्ति, कोई दुश्मन हमारा कोई हो ही नहीं सकता है। पता नहीं कितने जन्म लिए हो, कौन कौन हमारा, कौन किस में भाई बहन पत्नी रहा हो, तो किसी से दुश्मनी क्यों ले। तभी तो हमारे यहाँ पृथिव्याम मातृभूमि पित्रोहम पृथिव्याम की कल्पना है कि इस धरती पर जो कुछ भी है वो तो हमारी माता है, सब हमारे सहोदर है, वसुधैव कुटुंबकम ये कह रहे थे। तो ये जो भाव है ना, ये आत्मबल देता है कि हमारी मृत्यु आनी है लेकिन हम मरेंगे नहीं, तो शरीर चला जाएगा। तो ये भाव भारत ही दे सकता है दुनिया को। तो इसीलिए जब भारत की आजादी हो रही थी तो महात्मा गांधी, उस समय नेताओं में थोड़ी सी निराशा आ गई, तो गांधी जी ने एक भाषण दिया था कि भारत इसलिए नहीं आजाद हो रहा है कि भारत को अन्य देशों की तरह कुछ महाशक्ति बन के और कुछ अपने स्वार्थ का काम करना है। भारत इसलिए आजाद हो रहा है कि इस भटकी हुई दुनिया को दिशा दिखाने का काम भारत को करना है। और भारत यह कहते हुए, लाचारी प्रकट करते हुए नहीं बैठ सकता कि हम तो अब नहीं संघर्ष करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो भारत की आत्मा मर जाएगी, अगर आत्मा मर गई तो फिर भारत जीवित नहीं रह सकता है। और आगे वो बोलते हैं कि धर्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें दुनिया में भारत सबसे बड़ा हो सकता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो आप, अब जैसे विवेकानंद जी क्या बोल रहे हैं, आप एक एक नेताओं को देखेंगे तो सब अंत में वही जाते हैं कि भारत को कहाँ लक्ष्य है उसका। आप गांधी जी को देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देख लीजिए, विवेकानंद को देख लीजिए, महर्षि अरविंद को जब 15 अगस्त 1947 को कहा गया कि अब देश आजाद हो गया है, आप देश के नाम से कुछ संदेश दीजिए, ऑल इंडिया रेडियो, तो उन्होंने क्या कहा है, मनुष्य अपने उद्भव से लेकर जिन जिन समस्याओं के और प्रश्नों के समाधान की तलाश कर रहा था, उन सारे प्रश्नों के समाधान का तलाश आ गया है, क्योंकि अब भारत स्वतंत्र हो गया है। वो सारे प्रश्नों का तलाश होगा। और फिर वो बताते हैं कि भारत का लक्ष्य क्या है। यहाँ तक कि मैं तो ऐसे सुभाष बोस को पहुँच पड़ा, मैं जब बनारस के घाट पर टहल रहा था तो एक जगह सुभाष बोस की भी पंक्ति पढ़ी, उस समय से मैं उसको कोट करता हूँ। सबका लक्ष्य स्पष्ट था कि भारत को कहाँ ले जाना है। सुभाष बाबू का आप कभी भी, जब शायद मिट गया इधर तो मैं नहीं गया घाट पर, वहाँ लिखा हुआ था कि भारत को अपनी आज़ादी के साथ एक सैन्य महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति नहीं, एक आदर्श महाशक्ति बनना है। तो ये जो आप सोचते हैं ना, सबका लक्ष्य वही था, सब भारत को जानते थे, लेकिन लीडरशिप जो भारत को जानने वाला ही नहीं हुआ। जिसको जब गांधी जी ने आजादी मिलने लगी तो नेहरू जी को कहा कि नेहरू आजादी मिल रही है, अब तो हिंदू स्वराज पर विचार करो। नेहरू जी ने पत्र लिखा है कि गांधी जी, हिंदू स्वराज को तो कांग्रेस ने कभी स्वीकार ही नहीं किया, तो देश कैसे स्वीकार करेगा, मैं कैसे इसको रख सकता हूं। तो वहीं से एक देश में एक विभाजन पैदा हो गया है। वो गांधी जी पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो ये वहां से एक लक्ष्य था। उस लक्ष्य का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, बहुत सारी असहमतियां जीवन में रही है। व्यक्तिगत रूप से तो मैं सार्वजनिक कहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जिसको सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोलना चाहिए और काम करना चाहिए। वो मैं जानता हूं, कुछ हमारे मित्र लोग जानते हैं। लेकिन हमारे देश के समय एक लीडर आया। देखिए इस समय दुनिया में क्या हुआ है 10 वर्ष में, कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं कैसे दुनिया और भारत बदला। हम लोग पहले
सोचते थे कि 3.25 करोड़ के आसपास चाइनीज एनआरसी हैं जो दुनिया भर में चीन के लिए, भारत का इतने व्यापक पैमाने पर जो है भारतवंशी दुनिया में और बड़ी जगहों पर हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, सारे, कोई तो नेता हो जो चाहे उनको जगाए। नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा काम किया भारत के इतिहास में कि जहां भी गए उन्होंने भारतीयों की और थोड़ा आज के मार्केटिंग का जो युग होता है वैसे शानदार सभा किया, और उस सभा में उसको भारत की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, भारतीय के नाते आपके अंदर आत्मगौरव का बोध होना चाहिए। तो विश्व भर में भारतीयों के अंदर एक आत्मगौरव का बोध पैदा किया कि आप कैसे देश के वासी हो। अब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोलेंगे ना कि आप हिंदू हिंदू करो और फलाना करो, लेकिन कैसे आप हो, आपका दायित्व क्या है जिस देश में हो, और उस देश में आप कैसे आए हो, जहां भी गए हैं थोड़ा उसके इतिहास को पढ़ के आप इस देश में कैसे आए हो। सिचिल जैसा देश जहां 500 मान लीजिए भारतीय, वहां भी अपना प्लेन उतार के वहां के भारतीयों से भी बात करके जाना है। ये अद्भुत काम हुआ दुनिया में, और दुनिया भर में आप देखेंगे कि मैं इस टीवी पर बैठता था तो दुनिया भर से मेरे को फोन आते थे, पहले अभी भी आते हैं। दुनिया भर में एक जो भारतवंशी है उनका एक जागरण हुआ है। और आप समझिए ये जो अमेरिका वगैरह में या ब्रिटेन में जो भारतीयों की समस्या हुई है, क्यों पैदा हुए, क्या मुखर हो गया है सब। अब रामनवमी पर जैसे आप यहाँ जुलूस निकालते हैं, वहां भी सब वैसे ही जुलूस निकालते हैं। दुर्गा पूजा यहाँ कर रहे हैं, वहां भी जुलूस निकालते हैं। 15 अगस्त पर वैसे ही जुलूस निकाल रहे हैं। तो जो समाज दबा रहता है, जो जाता है दूसरे की नकल करता रहता है, तो सब मान के चलते हैं ये तो नकलची हैं, हमारे तरह अंग्रेजी पनते हैं, हमारे यहाँ यही करते हैं, ये तो करेंगे नहीं। जब वो उठ के खड़ा होता है तो फिर आने वाले को सबको चुनौती लगने लगती है, और ये दुनिया भर में ये चुनौती खड़ी हुई है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने संसद में मांग की कि हिंदुत्व से जारी संगठनों के खिलाफ जांच को हो। 2 सांसदों को जांच की, दो वहां के नगर निगम ने संगठनों के जांच का जो है आदेश दे दिया। उसमें हिंदू स्वयंसेवक संघ, सब विश्व हिंदू परिषद, सबकी जो है इसकी जांच करो। फिर भी उसकी लड़ाई हुई। अब कुछ लोग अति उत्साहित थे, निकाल रहे थे जुलूस। उस जुलूस में जो है जोगी जी का 2 बुलडोजर खड़ा कर दिया कि देखो बुलडोजर क्या प्रतीक है। अब उसको वहां के अखबारों में, चूंकि वहां भी लेफ्ट ओरिएंटेड है, वो न्यूयॉर्क से लेकर सबने छापा कि ये कैसे स्वतंत्रता का दमन हो रहा है, भारत में हंगामा हो गया। तो एक समाज जब उठ के खड़ा होता है, ब्रिटेन में आपने देखा लिस्टर में जब दंगे हुए, तो यहाँ की केवल कुछ नहीं था, जिसने ओम घर पर लिखा है वहां मार दो, जिसने कोई मूर्ति लगा वहां मार दो, और भयानक दंगे हुए। लेकिन इन परिस्थितियों में एकमात्र देश भारत है, और एकमात्र हमारा हिंदू और हिंदुत्व है, वही पूरी दुनिया का वर्ल्ड सिस्टम को चेंज करेगा। लेकिन वर्ल्ड सिस्टम, और उसके लिए कोई ये नहीं है कि चुनाव करा दो, अपने आप चीजें बदलेगी अगर भारत उसके अनुरूप भारत खड़ा हुआ तो। भारत अगर उसके अनुरूप खड़ा नहीं होगा तो फिर वो चीजें जो है नहीं हो पाएंगी। और एक कठिन समय है, क्योंकि वो सारे लग गए हैं जोर शोरों, सबके पैसे भारत में आ रहे हैं। क्योंकि मैं खुद भुगतता हूं, लेकिन हम लोगों का एक संकल्प था जीवन में, तो हमने तय कर लिया कि आप परेशान तो तभी करोगे ना जब जीवन में कुछ रखूंगा। तो मैंने ये तय किया कि पर्सनल प्रॉपर्टी बनाना ही नहीं, जो करना है करो। न तो यूपीए सरकार के समय जितना हम लोग बोलते थे, हम लोगों को भी खत्म कर दिया होता जिस ढंग से चीजें चली है। और कैसे काम करते हैं यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उस पर नहीं बोलता हूँ क्योंकि आज एनजीओ बोलने से, क्योंकि हमको इस समय जब समाज का, देश का काम करना है तो हमको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होती है, हम उसी कराते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, ये जो चैरिटेबल सोसाइटी एक्ट है जिसमें हम एनजीओ बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, ये अंग्रेजों ने 1860 में क्यों बनाया था? 1857 की क्रांति जब हुई तो अंग्रेजों का माथा ठनका था, क्या हो गया भाई, इस देश में कम्युनिकेशन है नहीं, हमारे यहाँ एनजीओ वगैरह तो है नहीं, ये कैसे सबको खाना भी मिल रहा है, सब भाग भी रहे हैं, समाचार कैसे पहुंच गया? तो ये वही हुम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया उसने कि इसको कैसे हुआ बताओ। तो ये वही हुम में लिखा है कि इस देश में पर हमारे तरह सेवा की संस्थाएं नहीं थी, जो एनजीओ नहीं थे, सेवा यहाँ के संस्कार में था कि जब भी यहाँ दुर्भिक्ष होता है, जब भी यहाँ बाढ़ आते हैं, तो यहाँ के धार्मिक संस्थाएं जो हैं, वो चाहे गुरुद्वारे हो चाहे मठ हो, वो सब सक्रिय हो जाते हैं। और यहाँ साधुओं की एक बड़ी परंपरा है जो पूरा जीवन दान करके और ऐसे ही जीते हैं, भीख मांग के खाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये है, तो खत्म करो, ये जो अपने आप खड़ा होकर सेवा का संस्कार है उसको पहले खत्म करना जरूर, वहां से वो चीजें शुरू हुई है। तो इसलिए हम करते जरूर है, आजकल कम बोलता हूं क्योंकि एक समय आया, मैं इन कर रहा हूं, एक समय आया कि मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। उस समय जब अरविंद केजरीवाल का आंदोलन चल रहा था तो हमने पूरे भारत और दुनिया के एनजीओ पर पहली बार अटैक किया था। क्योंकि हमारे देश में क्या हो गया था कि एक समय पिछले 8-10 सालों में जो लोग चाइल्ड राइट पर काम करें, एनजीओ हैं, वो समाज सेवी,
जो जो फंड लेकर के पर्यावरण पर काम कर रहे हैं वो समाज सेवी, ऐसे ऐसे। मैंने कहा भाई ये सब नकली समय बोलता था कि ये नकली समाज सेवी है। जैसे पुराने राजा का प्राण कहा जाता है कि तोता के गर्दन में बैठता था, गर्दन दबा दो मर जाए। इनको जहां से फंड और प्रोजेक्ट मिलता है, बैठे रहते थे मेरे सामने बड़े बड़े लोग, ये जिनको जहां से फंड और प्रोजेक्ट मिलता है वहां के आधार पर ये काम करते हैं। उनके अपने उससे बाएं दाएं जाएंगे, फंड बंद। जिस दिन फंड बंद हो गया उसी दिन इनका आंदोलन खत्म। इसलिए मैं कहता था अरविंद केजरीवाल के आंदोलन को खत्म करना है तो यूपीए सरकार जरा कुछ एनजीओ वगैरह, बड़े बड़े एनजीओ हैं, ये ग्रीन पीस है, सबका जरा जांच करा दे और देखे कि कैसे। उस समय सारे आंदोलन आप देखेंगे उस समय भारत में तो एनजीओ के द्वारा ही संचालित होते थे कि वो सब आंदोलन का काम कुछ करना है, उसकी फंड ट्रांसफर हुई। लेकिन यूपीए सरकार को समझ में नहीं आती थी। सोनिया गांधी जी के सलाहकार परिषद में सब बैठे हुए थे कई लोग। बाद में समझ में आई तो गृह मंत्री चिदम्बरम ने एक बयान दिया था, बहुत बाद में समझ में आई उनको, चल के लास्ट में दिया था। इस सरकार ने थोड़ा बहुत कल्याण किया है, नहीं तो कल्पना नहीं थी कि ग्रीन पस पर, ऑक्सफैम पर, एमनेस्टी इंटरनेशनल पर कभी छापा पड़ेगा, केस होगा। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा ये सारी कंपनियां एनजीओ कंपनियां नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की जब हम लोग डिबेट में बैठे छानबीन किया तो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। वो एमनेस्टी इंटरनेशनल कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है और वो देश में क्रांति कर रहे हैं। अगर जो लोग काम करते होंगे कंपनी वगैरह का उनको पता होगा, आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। तो ये जब मैंने ढूंढ के निकाला, हमने कहा भाई ये तो कंपनी बनाए हुए है ये, और देश में जो है क्रांति करने आ गए हैं कंपनी वाले सब। तो ये है अब एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी कंपनी। हमने एक बार टीवी पर बोल दिया, हंगामा हो गया। तो इसीलिए ये जो समय है, जिस समय हम लोग बैठे हैं इस पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी आप जानते हैं कि एक अद्भुत जगह है। यहाँ से इतिहास के अनेक लोगों ने प्रेरणाएं ली है और यहाँ जटाशंकर का मंदिर यहीं है। और बहुत बार इंदिरा गांधी भी जब एक बार वो डिप्रेशन में आई थी तो पंचमढ़ी में आके लंबे समय रही थी और डिप्रेशन से निकली थी और यहाँ धर्म के प्रति उनका विश्वास गहरा हुआ था। तो जगह का भी और समय का भी होता है। ये समय इस समय दुनिया भर के विरोधियों को भारत को टूट पड़ने का है, क्योंकि भारत एकमात्र देश है जिसने बताया है। पहले एक निर्गुट था, लेकिन निर्गुट होते हुए हम सभी गुट में थे। पहली बार देश किसी गुट में नहीं है। सच्चा निर्गुट अभी हुआ है कि भैया रूस से हमारी जितनी जरूरत है हम तो करेंगे, ईरान से जितनी जरूरत है वो भी करेंगे, आपसे जितनी जरूरत है हम भी करेंगे, हमारे साथ सभी रिश्ते रखिए, हमारे साथ सभी का रिश्ता रहेगा। इससे बढ़िया निर्गुट क्या होता है? ये बड़े देशों को पसंद नहीं है। और कोई दुनिया का बड़ा देश, अमेरिका हमारे साथ संबंध रखना चाहता है हमारे नेशनल इंटरेस्ट के कारण, कोई रखना नहीं चाहता। और भारत अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी विचार, अपने संस्कार, अपने अध्यात्म, अपने धर्म, अपनी विरासत के आधार पर उठ के खड़ा हो, ये दुनिया की कोई बड़ी शक्ति नहीं चाहती है। थिंक टैंक सब नहीं चाहते हैं, बड़े मीडिया घराने नहीं चाहते हैं। तो ये एक बड़ा संघर्ष है। लेकिन संघर्ष केवल लड़ाई नहीं होती है, हम अपने समाज के बीच तो ऐसे लोगों को पैदा करें। वो कैसे पैदा होगा, ये आज समय की मांग है, उस पर विचार करने की जरूरत है और वो चीजें होंगी। लेकिन ये जो समय है, ये चीजें, ये जो वातावरण है हमारी, जिसकी विकास की बात अभी गोलोक जी कर रहे थे, ये हमको असुरक्षित बना देता है। खर्च हमारी इतनी बढ़ा देता है ये जो व्यवस्था है कि हम उसी में रहते हैं। हमको घर के किराए देने हैं, बच्चे का वो क्या फीस देना है, डॉक्टर को देना है, आज वहाँ जाना है। हम सोचते हैं कि अगर हम यहाँ लड़ाई लड़ेंगे तो हम तो फंस जाएंगे छोटी छोटी। इसलिए छोटी छोटी समस्याएं बड़ी होती जाती है, वो हमारे अपने कारणों से होती है। अब इसका निदान जो मंथन ये करना चाहते हैं कि हम इस इनसिक्योरिटी का भाव जो हमारे अंदर है कि किसी लड़की को मोहल्ले में कोई गुंडा छेड़ रहा है और हम सोचते हैं हम छुएंगे केस हो जाएगा तो हमारे को कौन देखने वाला है, ये जो एकांगिता है कि हम अकेले हो गए, इस भाव से हिंदू समाज को निकलना है। परिवार की हमारी व्यवस्था थी और वो सब व्यवस्था हमारी खत्म हुई है। तो सुरक्षा एक व्यापक आयाम होता है, जीवन का सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा, बहुत अच्छा सब विषय दिया हुआ है। वो कैसे भाव पैदा हो, क्योंकि हर जगह हम तो एक अपार्टमेंट में रहते हैं और एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ये समस्या पैदा हो गई है और इंडिविजुअल हो गया है लोग। इसके कारण जो है सब कुछ ज्ञान रहते हुए भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, संगठनों के लिए लोग नहीं मिलते हैं काम करने के लिए। तो ये हालत तो उससे पहले निकालने की जरूरत है कि एक समाज जहां ऋषि दांड्यान जैसा व्यक्ति जो नंगा बैठा हुआ है, जो विश्व विजेता सिकंदर को चुनौती दे सकता है, उस देश के लोग इतने कायर की तरह हो जाए कि एक साधारण आदमी हमारे यहाँ भ्रष्टाचार कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, जो हमारे समाज के विरुद्ध बोल रहा है, जो गलत नैरेटिव दे रहा है, उसके विरुद्ध उठ के खड़े होने के लिए तैयार नहीं करता है। तो डूब के मर जाओ ना भाई, मनुष्य के रूप में पैदा क्यों लिए हो? क्या आपको पता है कि अगला क्षण आपकी मृत्यु नहीं होनी है? क्या आप धरती पर अस्थायी रूप से रहने के लिए आए हो? तो क्यों भय किस चीज का है राम?
तो कोई भी संगठन काम करने के लिए पहले तो हमारा यही कहता है ना कि मृत्यु और अमृतम गम है, कि उससे मतलब मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ना है, प्रकाश अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो और अपने को निर्भय बनाओ कि जिस क्षण हमारी मृत्यु लिखी होगी उसको कोई टाल नहीं सकता है। अगर हमारी मृत्यु नहीं आनी है तो कोई हमको मार नहीं सकता है। इस भाव से कार्यकर्ता अगर काम करेगा तो ये देश बदलेगा। अब ये 2-3 बातें और बोल के जाऊंगा। जो बात है, ये व्यास भाष्य में एक श्लोक आता है। अब वो प्रवचन नहीं है, कह रहे थे इंद्रेश जी, वो भाव पैदा करने, जैसे इन्होंने ईशावास्यमिदम, ईशावास्य के श्लोक का किया ना, ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ हृदय कस्य सुख, वैसे ही यजुर्वेद का श्लोक है, वहाँ से लेके लाया गया है कि ईशावास्योपनिषद में जो अलग लाके एक छोटी सी पुस्तक उसको बनाए गए हैं। हमारे यहाँ जब जब समाज को दिशा होने देती थी तो उस प्रकार से उपनिषद पुराणों की रचना होती थी। कि हमारे यहाँ यह है कि आप अर्जित तो कर सकते हैं, अर्जित करने में आपको कोई समस्या नहीं, लेकिन भोग में जरूर हमारे यहां सीमाएं रही है कि आपको उपभोग उतना ही करना है जितना आपकी न्यूनतम आवश्यकता है। इसलिए हमारा मिल बट कर खाओ, जो श्रीमद् भागवत में है ना, इष्टान भोगान या वह देवा, उसमें बताया गया है कि अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, यज्ञ से जो कुछ भी तुम प्राप्त करते हो उसको मिल बांट कर खाओ। अगर तुम उसको बचाते हो तो तुम चोर हो। ध्यान से सुनिए, अगर तुम संपत्ति अर्जित करके बचा रहे हो तो तुम चोर हो। यही गांधी जी ने भी कहा कि तुम चोर हो अर्जित। तो उस क्षेत्र में मैं नहीं जाऊंगा, थोड़े बहुत सिक्योरिटी होनी चाहिए लेकिन उतना भी नहीं चाहिए। तो यही जो है उसमें व्यास भाष्य में लिखा है कि विषयाम अर्जन रक्षण भय संग हिंसा दोष दर्शनाद स्वीकरणं अपरिग्रह। क्योंकि विषय का जो अर्जन है ना वो भी कष्टदायक है, बड़ी है, उसको फिर उसको रक्षा करने में तो दिन रात जगना पड़ता है। उसमें भय भी है, उसमें हिंसा भी है, अनेक दोष पैदा होते हैं। इसलिए जो अपरिग्रह के पालन करने वाले हैं, अपरिग्रह व्रती हैं, उन्होंने सोच समझ के अपने को अपरिग्रह का व्रती बनाया है। और उसी के साथ जो योग सूत्र में जो इसका महाव्रती के लिए है कि जाति देश काल सम्यान विच्छिन्ना महाव्रता, जो महाव्रती हैं जिन्होंने संकल्प लिया है देश का, समाज का, या किसी प्रकार से योग में ही ईश्वर की प्राप्ति का किसी दृष्टि से, उनके साथ कोई भी परिस्थितियां नहीं होती। जाति देश काल सम्यान विच्छिन्ना महाव्रता। महाव्रती वही है जो जाति का उस समय तो जातियां नहीं थी, देश जो स्थिति है, काल और परिस्थिति सबसे ऊपर उठ कर काम करता है, वही महाव्रत। अगर आप इसमें फंस गए हैं कि काल ये बता रहा है, परिस्थिति ये कह रहा है, ये समय स्थान की मांग ये है, तो फिर आप महाव्रती नहीं। तो उस महाव्रत के संकल्प के साथ ये काम करना पड़ता है। नहीं तो इस समय का जो दुनिया का समय है एकदम माया उत्पन्न करने की कोशिश है। माया से जनता भी प्रभावित होने वाली है। जिस समाज को उठ के खड़ा होकर दुनिया को रास्ता दिखाना था उसमें हीनता बोध था। राजनीति और सत्ता की अपनी सीमाएं होती है, फिर भी राजनीति और सत्ता ने अनेक काम किए। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि कश्मीर से 370 हट जाएगा, 4 घंटे में संसद से उसको खत्म किया गया। अयोध्या में मंदिर बन जाएगा, वो भी मेरे जीवन में नहीं था। ये इतिहास की पहली घटना है 1000 वर्षों में कि 500 साल पहले जिस मंदिर को तोड़ा गया, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से उसका निर्माण हो गया हुआ है। ऐसे अनेक काम हुए हैं देश और दुनिया में। अबू धाबी में जैसे मंदिर बन रहे हैं और अद्भुत काम दुनिया में हुए हैं अलग अलग तरीकों से। लेकिन इस जागरण को कमजोर करने वाली शक्तियां खड़ी हो गई, वो कमजोर कर, उनसे बाहर निकलना है। और फ्रांस में चूंकि ऐसे लोग हैं, गोलोक जी जैसे लोग और बाकी लोग हैं जिनकी दृष्टि जो है बिल्कुल स्पष्ट है। 18-19 साल के उम्र में जिस व्यक्ति ने संकल्प लिया हो कि हमको संपूर्ण जीवन देश के लिए लगा देना है और लगा दिया है खोटे, तो उसे मुझे उम्मीद है कि ये फ्रांस जो है उस दिशा में जाएगा। इसलिए मैं अंतिम पंक्ति जो दिनकर जी की एक पंक्ति है उससे मैं समाप्त करूंगा। मैं ज़्यादा इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी पर नहीं गया हूं क्योंकि टर्मिनोलॉजी बड़ा खतरनाक है। फलाना चैप्टर जो ये लोग बताते हैं ना, ये चैप्टर सारे जो एनजीओ की शब्दावलियां हैं ना, लेकिन ठीक है, अब उनकी भाषा में कई बार बात करना है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं जरा उन सबसे बचता हूं। भाषा के स्तर पर भी ये ध्यान रखिए कि ये खरी बोली के हावी होने से स्थानीय बोलियां, स्थानीय भाषाएं बहुत कमजोर हुई है। सारी लोकोक्तियां मेरी भाषा में आप देखे होंगे कि मैं कर करके बोलता हूं। कई बार आप देखेंगे शायद अशुद्ध नहीं है,
ये तो हमारे देश के नेताओं ने बनाया कि हिंदी मानक क्या होगा। तो जो मेरठ और मुजफ्फरनगर की एक खड़ी बोली थी उसको बना दिया कि ये मानक होगा, स्टैंडर्ड। लेकिन हमारी लोकोक्तियाँ, कहावतें, जीवन जीने के सारे वहाँ के मौसम के बारे में, ये सब स्थानीय भाषाओं, क्षेत्रीय बोलियाँ में रही हैं। तो उनको भी प्रमोट करने के, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर इस देश का आत्मविश्वास, कोई आदमी जो भोजपुरी का है, अगर भोजपुरी में उसका ज्ञान हो गया, भोजपुरी में डॉक्टरी पढ़ लिया है वो, तो आप सोचिए कितना आत्मविश्वास पैदा होगा। उसकी जीवन का 70-80% एनर्जी तो अंग्रेजी का शब्द याद करने में खत्म हो जाता है। तो इतनी अच्छी शिक्षा नीति बदली है। अगर 10, 15, 20 वर्षों में अपनी अलग अलग भाषाओं में लोग पढ़ के उठ खड़े होंगे, भारत का दृश्य कैसे बदलेगा। तो इसीलिए सत्ता से हमारी अनेक असंतोष है, बहुत होती है, उसके लिए दबाव भी बढ़ाना है, लेकिन दूसरी ओर देखनी और दुनिया को समझते हुए। तो मैं अब, जो दिनकर जी की एक पंक्ति है, उन्होंने कहा है कि तू मौन त्याग कर सिंहनाद, है ना पंक्ति, तू मौन त्याग कर सिंहनाद रे तपी आज तप का नकाल, नव युग शंख ध्वनि बजा रही। जरा ध्यान से सुनिए, नवयुग शंख ध्वनि बजा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। नवयुग शंख ध्वनि बजा रही है। सबका दायित्व है कि आने वाली आपकी पीढ़ियां कैसे सिर उठा के दुनिया में जिए, दुनिया का विश्व गुरु या दुनिया का नेता हो। एक भारतीय कहीं जाए तो दुनिया सम्मान के साथ उसको देखे कि ये भारतीय है, इससे हम दिशा ले सकते हैं। ये समय आपसे मांग करता है। इतिहास के निर्माण का अवसर सबको मिलता है, जो चूकते हैं उनका अध्याय में नाम नहीं होता है। इसलिए हमको चूकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और बाकी संगठन के दायरे में जो होता है उसमें भी, संगठन के बाहर भी जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक व्यक्तिगत संबंध एक दूसरे के बीच नहीं होंगे, एक दूसरे की समस्याओं को हम सब नहीं जानेंगे, पारिवारिक संगठनों में नहीं होंगे, तो मंच के भाषण से काम नहीं हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप सब ने मुझे अवसर दिया, फैंस के सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया और उसको ध्यान से सुना। अंत में आप सबको सादर प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं। धन्यवाद।